नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल थॉट एंड प्रोसेस पे। अब तक कई महान चिंतकों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं, मसलन सुकरात, अरिस्टो, प्लेटो, मैकियावेली, रूसो एटसेट्रा। एंड भारतीय चिंतक के बारे में भी हम लोग कौटिल्य के बारे में चर्चा किए हैं। आज एक और महान चिंतक कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे, उनके विचार के बारे में, उनके विचार को किस तरह से दुनिया भर में अपनाया गया, क्या उनकी प्रासंगिकता है, और ख़ास करके आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संदर्भ में कार्ल मार्क्स को। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एम एन ठाकुर। आप पॉलिटिकल साइंस के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और कार्ल मार्क्स पर आपका एक अपना पकड़ है और भारत के दृष्टि में कार्ल मार्क्स को देखते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके व्याख्यान से हम लोग को यह समझने में लाभ मिलेगा कि कार्ल मार्क्स को भारतीय नज़रिए से किस प्रकार देखा जाए। इस उम्मीद के साथ आपकी ओर से डॉक्टर एम एन ठाकुर को आमंत्रित करता हूं कि आप व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। धन्यवाद अमरेंद्र जी। आज का जो विषय है वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद को कैसे समझा जाए या मार्क्स को कैसे समझा जाए। मार्क्स को दुनिया के कई हिस्सों में समझा गया है। फ्रांस के संदर्भ में समझा गया, जर्मनी में जर्मनी के संदर्भ में समझा गया, इंग्लैंड में इंग्लैंड के संदर्भ में समझा गया, रूस में रूसी संदर्भ में समझा गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि मार्क्सवाद के कई स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्रकार के मार्क्सवाद हैं। फ्रेंच मार्क्सिज्म है, जर्मन मार्क्सिज्म है, रशियन मार्क्सिज्म है, इंग्लिश मार्क्सिज्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये भी संभव है कि हम भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद को समझने की कोशिश करें? और आज के युग में शायद इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। जब दुनिया में दर्शन का भारी संकट चल रहा है, दुनिया के कई हिस्सों में ये महसूस किया जा रहा है कि जो कुछ परेशानी उन्हें दर्शन के क्षेत्र में हो रही है, उसका समाधान शायद भारतीय दर्शन में उन्हें मिल सकता है। लोग भारतीय दर्शन की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि वहाँ से दुनिया के वर्तमान दार्शनिक संकट के लिए कुछ नई चीज़ें उभर के सामने आ सकती हैं। और इसीलिए इस संदर्भ में ये ज़रूरी है कि हम देखने का अपना दृष्टि बिंदु बदल लें। और पहले हम मार्क्सवाद के नज़रिए से भारत को देखते थे, मार्क्सवाद के नज़रिए से भारतीय दर्शन को समझने की कोशिश करते थे। अब मुझे लगता है शायद वो समय आ गया है जब हमें भारतीय दर्शन के माध्यम से मार्क्सवाद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने मार्क्सवाद के नज़रिए से भारतीय दर्शन को समझने की कोशिश की। डी कौशाम्बी ने ऐसा किया, डी चट्टोपाध्याय ने ऐसा किया। इन सब लोगों ने सिर्फ ये कोशिश की देखने की कि भारतीय दर्शन का उद्गम कैसे हुआ, जिसे मैं अक्सर कहता हूँ ये जर्मन आइडियोलॉजी सिंड्रोम है। एक तरह की परेशानी है जो जर्मन आइडियोलॉजी, जो मार्क्स की किताब है, उससे निकली हुई है। क्योंकि मार्क्स ने जर्मनी में जो दर्शन चल रहा था उसके उद्गम को खोजने की कोशिश करते हुए बताया कि मनुष्य का जो चेतना है वो उसके भौतिक जीवन से संबंध रखता है और भौतिक जीवन के आधार पर चेतना का निर्माण होता है। और इस बात को लेकर एक खास तरह के उपागम का सृजन किया गया, जिसके द्वारा जब भी किसी दूसरे दर्शन को समझने की कोशिश की जाती थी तो उसके उद्गम को देखने की कोशिश की जाती थी। अफसोस इस बात की है कि उद्गम देखने के क्रम में लोग दर्शन के तत्वों को नहीं देख पाते थे, उसके मूल तत्व की विवेचना नहीं कर पाते थे। इसलिए मुझे लगता है कि समय आ गया है जब हमें भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से मार्क्सवाद को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई बहुत अटपटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई बहुत अटपटी सी बात नहीं है, क्योंकि एक मज़े की बात यह है कि यदि आप जर्मन के दार्शनिक इतिहास को समझने की कोशिश करें तो वहाँ आप देखेंगे कि दो तरह के दार्शनिक थे। एक उस तरह के दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस के दर्शन के इतिहास से और दर्शन के रिसोर्सेज से बहुत कुछ लिया, जिसे कहते हैं मैकेनिकल मटेरियलिज्म। एक
भौतिकवाद उन्होंने फ्रांस से लिया, फ्रांस से उन्होंने आदर्शवाद भी लिया, और जर्मनी का एक बहुत बड़ा वर्ग था, दार्शनिक चिंतक वर्ग था, जो फ्रांस से ही उन चीज़ों को लेने की कोशिश करता था। लेकिन ठीक उसके पैरेलल आप देखेंगे कि जर्मनी में ऐसे लोग भी थे, ऐसे चिंतक भी थे, जिन्होंने एशियाई दर्शन को बहुत महत्व दिया और एशियाई दर्शन से चीज़ों को लेने की कोशिश की। इसके उदाहरण है हुम्बोल्ट। पहले तरह के दार्शनिकों में आते हैं हेगल, दूसरे तरह के दार्शनिकों में आते हैं शोपेनहावर, और शोपेनहावर के बाद बहुत से ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने शोपेनहावर को फॉलो किया और भारतीय चिंतन के साथ डायलॉग किया, वार्तालाप किया। आप देखेंगे नीचे उसमें एक थे, डिल थे, दूसरे थे, ऐसे कई सारे लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी में उस समय हेगल जैसे चिंतक की जो कोई भी आलोचना करना चाहते थे, और हेगल की आलोचना करने का मतलब उस वक्त की जर्मनी में एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हेगल वहाँ का राज समर्थित चिंतक था। लेकिन जब भी कोई उसकी आलोचना करना चाहते थे तो उनके पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध था, जो सामग्रियाँ उपलब्ध थी, वो भारतीय दर्शन से ही उन्हें लेने की ज़रूरत पड़ती थी। भारतीय दर्शन से उन सामग्रियों को लेकर वो हेगल की आलोचना करते थे। और ऐसे में मुझे लगता है कि मार्क्स ने जब हेगल की आलोचना करनी शुरू की तो शायद उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से चीज़ों को उन्होंने ली। और इसलिए कोई बहुत अटपटा प्रोजेक्ट ये नहीं होगा यदि हम भारतीय दर्शन के माध्यम से मार्क्स को समझने की कोशिश करें। ये शोध का विषय है और मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर काफ़ी शोध किया गया है कि मार्क्स का जो यथार्थवाद है वो भारतीय यथार्थवाद के कितना करीब है। मुझे लगता है कि यदि शोध करने की कोशिश की जाए तो शायद ये प्रमाणित करना संभव होगा कि मार्क्स का यथार्थवाद कहीं न कहीं भारतीय यथार्थवाद से जुड़ता है। इसका एक कारण जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ वो सीधा सा है कि हुम्बोल्ट जो एक जर्मन चिंतक थे, जिनके भाषणों में, जिनके वक्तव्यों में हेगल भी, व्याख्यानों में हेगल भी बैठा करते थे। हुम्बोल्ट न्याय दर्शन के प्रबल समर्थक थे और वो न्याय दर्शन पे कई बार व्याख्यान दिया करते थे। और न्याय दर्शन भारतीय यथार्थवादी दर्शन है। और आप यदि गौर करें, न्याय दर्शन की जो तर्क प्रणाली है और मार्क्स की जो तर्क प्रणाली है वो बहुत मिलती जुलती तर्क प्रणाली है। बहरहाल इस बात पर हम थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ा सा इसमें एक और बात हम देखने की कोशिश करें कि मार्क्सवाद का कैसे उदय हुआ और किस तरीके से सोवियत क्रांति के बाद मार्क्सवाद का वर्चस्व बढ़ा और कैसे मार्क्सवाद समस्या में चला गया। इससे हम ये प्रमाणित करना चाहेंगे कि मार्क्सवाद की समस्या जुड़ी हुई है दो और चीज़ों के साथ, एक विज्ञानवाद के साथ और दूसरा आधुनिकतावाद के साथ। इन दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि यदि विज्ञानवाद और आधुनिकतावाद इन दोनों को मार्क्सवाद से अलग कर दिया जाए तो एक ऐसा मार्क्सवाद हमें मिलेगा जिसके साथ भारतीय दर्शन का डायलॉग, उसकी बातचीत संभव हो सकेगी। इसके पहले कि हम इस बात पर जाएं कि सोवियत यूनियन में क्या हुआ और विज्ञानवाद क्या था, हम ये कहना चाहेंगे कि बुद्ध की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान है या नहीं। बुद्ध ने कहा कि आप क्या समझते हैं। बुद्ध ने उन पूछने वाले से पूछा कि आप क्या समझते हैं। पूछने वाले ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान है। तो बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं है। फिर किसी दूसरे आदमी ने बुद्ध से यही सवाल किया तो बुद्ध ने कहा कि आप क्या समझते हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि भगवान है। और जब तीसरे व्यक्ति ने यही सवाल पूछा तो बुद्ध ने कहा कि, फिर उसने पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो उसने कहा कि पता नहीं भगवान है या नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे भी पता नहीं भगवान है कि नहीं। तो बुद्ध के साथ उनके से आनंद चल रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं भगवान, आपने तीनों ही लोगों को तीन अलग अलग तरीके का उत्तर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं तो गलत होंगे, किसी न किसी एक उत्तर में तो आप गलत होंगे। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं सब में सही हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तीनों ही लोगों को मैं एक ऐसी मनस्थिति में ला दूँ ताकि वो अपनी खोज शुरू करें, ताकि वो खोजना शुरू करें कि भगवान है या नहीं है। मैं इस कहानी को इसलिए यहाँ लाना चाहता हूँ कि मार्क्सवाद क्या है ये समझ हम सब लोगों को अपनी बनानी होगी। हमें उसको समझने की कोशिश करनी होगी और हम सब लोग अपने तरीके से उसे समझने का प्रयास भी कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्सवाद हर कुछ है, हर कोई इसे अपने तरीके से समझ ले। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्क्सवाद को अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से समझने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जो एक किसी खास समझ को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रभुता देकर स्थापित कर दिया गया, उस खास समझ के अंदर बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं। उस खास समझ से हमें पूरी तरह इनकार ना भी हो तो उसे जांचने परखने की ज़रूरत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्सवाद को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना होगा, और कई बार हमें देखना होगा कि मार्क्सवाद एक खास संदर्भ में उपजा हुआ दर्शन है। उसमें बहुत सी चीज़ें आज भी महत्वपूर्ण हैं और बहुत सी चीज़ें आज महत्वपूर्ण नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें उस समाज के लिए महत्वपूर्ण थी, बहुत सी चीज़ें इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए एक तरह से मार्क्सवाद एक तरह का रिसोर्स है, ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा नहीं होकर एक तरह का मानव चिंतन का एक क्लाइमेक्स में उपलब्ध रिसोर्स है, जिसे हम सब लोग उपयोग में ला सकते हैं। और किस लिए उपयोग में ला सकते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मैं इस बात पर अभी आने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं इस बात पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर लूँ। पहली बात ये, जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि समाजवादी क्रांति जो सोवियत संघ में हुई और जो समाजवाद उससे बना, उसके पतन के बाद भी क्या कोई मार्क्सवाद को पढ़ने समझने में रुचि रख सकता है? ये सवाल बहुत से लोग किया करते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी क्रांति के बाद और सोवियत समाजवाद के पतन के बाद मार्क्स को पढ़ने लिखने में, मार्क्स के बारे में पढ़ने लिखने में रुचि और बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि, और बढ़ भी रही है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक न्यूयॉर्कर मैगज़ीन ने सर्वे करवाया कि 21वीं सदी में आने वाले समय में सबसे बड़ा चिंतक कौन माना जाएगा, सबसे ज़्यादा किस चिंतक को लोग पढ़ना चाहेंगे। तो सर्वसम्मति, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये स्वीकार किया, सर्वसम्मति से तो नहीं किया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने स्वीकार किया कि आने वाले समय का सबसे बड़ा चिंतक मार्क्स है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में मार्क्स के बारे में पढ़ने लिखने में लोगों की रुचि अभी बढ़ रही है। सोवियत संघ के पतन के बाद और भी बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि सोवियत संघ ने मार्क्सवाद को जिस तरीके से समझा था, जब तक सोवियत संघ महत्वपूर्ण पावरफुल रहा, तब तक लोग ये समझते रहे कि वही समझने का तरीका सबसे ऑथेंटिक तरीका था। सोवियत संघ के पतन के बाद वो एक रचनात्मक जगह बन गई है, क्रिएटिव स्पेस बन गया है, जिसमें लोग अब मार्क्सवाद को नए तरीके से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जिस तरह का समाज सोवियत संघ ने बनाया था, जिस तरह का समतामूलक समाज सोवियत संघ ने बनाया था, अब वो समाज एक सपना सा लगने लगा है। जब तक वो था तो उसके खिलाफ भी लोग सोचते थे, लेकिन जब वो चला गया है, जब वो एब्सेंट हो गया है, तो यदि आप सोवियत संघ के लोगों से बात करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा जानकर, वो खुद कहते हैं कि वो एक सपना था। जिस तरह की समानता उपलब्ध थी, जिस तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध थी, जिस तरीके से मनुष्य के महत्व को समझा जा रहा था, जिस तरह की डिग्निटी उन्हें मिली हुई थी, ये शायद पूंजीवादी समाज में मिलना संभव नहीं है। इसलिए पूंजीवाद के विकल्प के रूप में सोवियत संघ जैसा ही समाजवाद सही है या नहीं है, इस पर विचार हो सकता है, लेकिन ये तय है कि कुछ न कुछ ऐसा समाज बनना ज़रूरी है। कुछ न कुछ सोवियत संघ से हमें लेना होगा ऐसे समाज को बनाने के लिए, जिस समाज में समता एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जिस समाज में लोगों को पूरी तरह से डिग्निटी मिल सके। इसलिए सोवियत संघ के पतन से मार्क्सवाद को के महत्व को कम करना या उसके महत्व को कम करके आंकना उचित नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये लेना चाहता हूँ कि मार्क्सवाद की अवधारणा के साथ एक जुड़ी हुई अवधारणा है विज्ञानवाद की, और मुझे लगता है इसमें सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण या सोवियत क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये विज्ञानवाद क्या है? जब मार्क्स स्वयं लिख रहे थे, वो जो पूरी सदी थी, उस खास करके जो 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था, पूर्वार्ध था, उस समय के आते आते दुनिया भर में ये बात मानी जाने लगी थी कि विज्ञान मनुष्य का बहुत बड़ा आविष्कार है। न्यूटन हो चुके थे, गैलीलियो हो चुके थे, तमाम लोगों ने
विज्ञान का भारी विकास किया था और मनुष्य के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मनुष्य टेक्नोलॉजी बना सकता है, तकनीक बना सकता है और प्राकृतिक व्यवस्था में भारी परिवर्तन ला सकता है। इस कॉन्फिडेंस के कारण ये माना जाने लगा था कि विज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, विज्ञान ही दुनिया के बारे में सच्चा ज्ञान है। और इसलिए उस वक्त के उत्पन्न दर्शन को लोग एनलाइटनमेंट फिलॉसफी कहते थे, ज्ञानोदय कहते थे। पहली बार मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त किया है दुनिया के बारे में, और वो ज्ञान ऐसा है कि उससे दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए जब मार्क्स लिख रहे थे तो बहुत से लोगों ने ये समझा कि प्रकृति में इंटरवेंशन के लिए, प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए तो न्यूटन का विज्ञान सही है, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिस विज्ञान की ज़रूरत है वो मार्क्स ने दिया है। और इसलिए मार्क्स भी एक वैज्ञानिक है, मार्क्स की एक वैज्ञानिक समझ है। मार्क्स ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक समझ देने की कोशिश की है। अब विज्ञान शब्द के साथ एक परेशानी है। जर्मन में जब आप विज्ञान कहते हैं तो विज्ञान का मतलब होता है पूरी ज्ञान परंपरा, जिसमें कि सिर्फ जो जिसे आप अभी साइंस कहते हैं वो उपलब्ध नहीं है, बल्कि सब कुछ है। यदि आप किसी जर्मन से पूछें कि आप क्या करते हैं, और वो सोशल साइंस पढ़ाते होंगे, वो हो सकता है कि राजनीति शास्त्र पढ़ाते होंगे, तो वो कहेंगे आई एम अ साइंटिस्ट, वो अपने आप को वैज्ञानिक कहेंगे। तो विज्ञान का मतलब वहाँ ज्ञान से होता है, लेकिन अंग्रेजी में विज्ञान का मतलब होता है मॉडर्न साइंस से। और हिंदी में आते आते तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। लोग विज्ञान को ही टेक्नोलॉजी कहते हैं और टेक्नोलॉजी को ही विज्ञान कहने लगते हैं। तो सोवियत संघ में क्या हुआ कि सोवियत संघ में जो लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्यरत थे, जो बड़े चिंतक थे, प्लेखनोव जैसे जो चिंतक थे, उन्होंने विज्ञान की जो समझ पैदा की वो आधुनिक न्यूटोनियन विज्ञान था। और आधुनिक न्यूटोनियन विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि हम प्रकृति के नियमों को प्रयोगशाला में समझने की कोशिश कर सकते हैं, और जब नियमों को हमने पकड़ लिया, एक नियम हमें मिल गया, तो उस नियम के आधार पर हम तकनीकी तैयार कर सकते हैं, और ये नियम दुनिया भर में एक जैसा है। यदि ये सही है तो समाज भी चूंकि प्रकृति का पार्ट है, तो समाज में भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को यदि हम पकड़ लें तो दुनिया भर में एक जैसे नियम काम करते हैं, और उन नियमों को समझ के हम जिस तरीके से नया टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से नया समाज भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है। और जैसे ही हमने मार्क्सवाद को विज्ञान बना दिया तो उससे मनुष्य गायब होने लगा, उससे मनुष्यता गायब होने लगी, उससे मनुष्यता गायब होने लगी। मनुष्य तो केवल तकनीकी नहीं हो सकता। ये जो यूरोपियन चिंतन में मनुष्य के शरीर को एक मशीन की तरह देखा गया, लेकिन मनुष्य को एक मशीन नहीं हो सकता है। मनुष्य के अंदर एक चेतना भी है, और चेतना की समझ को लेके सोवियत मार्क्सवाद ने बहुत परेशानी रही। सोवियत मार्क्सवाद ने मार्क्स के चेतना की समझ को ठीक से समझ नहीं पाया, और उसके समझ नहीं पाने के कारण के पीछे कारण था विज्ञानवाद, कि हम ऐसे सामाजिक विज्ञान की कल्पना कर रहे हैं जिसमें हमारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जिसमें इतनी ऑब्जेक्टिविटी है, जिसमें इतनी तथ्यपरकता है कि व्यक्ति का सब्जेक्टिविटी उस पर कुछ नहीं करेगा। यानी कौन सा व्यक्ति समाज को समझने की कोशिश कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि उसे सही ज्ञान है तो वो हर समाज को सही सही समझ सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कौन सा व्यक्ति इंजीनियर है, इससे मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उससे मशीन में को कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उस तकनीकी को जानता है, किसी भी जाति धर्म का हो, मशीन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। शरीर के साथ डॉक्टर किस जाति का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर के पास यदि वो ज्ञान है, और किस धर्म का है, किस देश का है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लैंड का एक डॉक्टर भारत के किसी पेशेंट को बहुत बखूबी ट्रीट कर सकता है। कुछ ऐसा ही समझा जाने लगा समाजशास्त्र के बारे में। लेकिन ये सच नहीं है, ये सही नहीं है। अब जब विज्ञान का बहुत विकास हो गया है, स्वयं विज्ञान के अंदर बड़ी आवाज़ें उठने लगी हैं, स्वयं विज्ञान के अंदर न्यूटन के विज्ञान की आलोचना होने लगी है, और कहा यह जाने लगा है कि प्रकृति के नियमों को समझना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के नियम जितने हमें उपलब्ध हो पाए हैं, उससे कहीं ज़्यादा नियम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि
साइंस में कई स्टेजेस हैं उसके विकास के। न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। क्वांटम फिजिक्स आया, फिर अब एक नया सिद्धांत आया जिसे क्योस थियोरी कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में ऑर्डर कम है, ज़्यादातर एनार्की है, क्योस है, और उस क्योस को यदि हम समझ पाएँ तभी हम समझ पाएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो विज्ञान के इस विकास के बाद अब ये समझना कि मार्क्सवाद ठीक न्यूटन की तरह का विज्ञान है समाज के बारे में, बहुत ही गलत होगा। और क्योंकि वैज्ञानिक समझ का, जिसे आप वैज्ञानिक समझ कर रहे हैं, उसका एक एरोगेंस भी है, उसका अपना एक घमंड भी है। वो आपको सीधा कह देगा कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोच रहे हैं, और हमारे पास कोई वैज्ञानिक तकनीक है जिससे हम समाज को बेहतर समझ ले रहे हैं। इसलिए इस विज्ञानवाद से मार्क्सवाद को बड़ी समस्या है। और ये विज्ञानवाद केवल मार्क्सवाद में नहीं है, विज्ञानवाद एक अलग तरह की विचारधारा है जो वैज्ञानिक समझते हैं, जो दम के साथ कहते हैं कि हम यदि तकनीकी को समझ पा रहे हैं तो हम मनुष्य को भी अच्छा समझ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात है आधुनिकता के साथ मार्क्सवाद के संबंध का। ये आधुनिकता क्या है? जैसा मैंने बताया कि जब वैज्ञानिक क्रांतियाँ हुई, सोच में परिवर्तन आने लगा, तो इस सोच में परिवर्तन के दरमियान ये जो यूरोप में जिसे ज्ञानोदय कहते हैं, उसके साथ साथ ये आधुनिकता आई। और आधुनिकता ने ये प्रमाणित किया कि वर्तमान समाज, वर्तमान व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम सब कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम मनुष्य का महत्व इसमें बहुत बढ़ गया, मनुष्य के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो बहुत कुछ कर सकता है, और कहा कि दुनिया के सारे एक्सप्लेनेशंस अब हम खुद तार्किक आधार पर दे सकते हैं। लेकिन आधुनिकता के साथ एक और बात जुड़ी जो पूंजीवादी आधुनिकता थी, जो ह्यूमन बीइंग्स के रैशनैलिटी पे विश्वास करती थी, जो कहने लगा कि मनुष्य बेसिकली एक रैशनल बीइंग है, तार्किक बीइंग है। लेकिन शायद मनुष्य केवल तार्किक बीइंग नहीं है, मनुष्य तो चेतनाशील प्राणी है। सिर्फ तर्क के कारण काम नहीं करता है, वो पैशन के कारण भी काम करता है, वो फीलिंग्स के भी काम करता है। उसके अंदर भावनाएं हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, और उन भावनाओं के आधार पर भी मनुष्य काम करता है। इसलिए इन भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिस मार्क्सवाद को आधुनिकता के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, उस आधुनिकता में भावनाओं की कोई समझ नहीं है। मनुष्य की भावनाओं के बारे में उसमें कोई समझ पैदा ही नहीं हो पाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब सोवियत संघ में क्रांति के बाद कम्यून्स बनाए गए, उन कम्यून्स में एक बार ऐसा देखा गया, टॉल्स्टॉय ने लिखा है, एक बार ऐसा देखा गया कि किसानों को एक कम्यून में रखा गया और तमाम किसानों के जानवरों को उस किसानों के समूहों से थोड़ा दूर रखा गया। रात के समय जानवरों के बाड़े के पास पहरेदार खड़ा था और पहरा दे रहा था। अचानक उसने देखा कि दो लोग जानवरों के बाड़े में घुस के कुछ कर रहे हैं, तो बहुत चिंतित हुआ और जाके उन्होंने उन दोनों को पकड़ा, तो पाया कि वो लोग उसी कैंप के, उसी कम्यून के किसान थे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को यहाँ जानवरों के बाड़ा में? तो एक किसान ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि जो मेरी गाय है, जब तक मुझे हाथ से छूता नहीं हूँ तो वो खाना नहीं खाती है। दूसरे ने कहा कि मेरा जो बैल है, जब तक मैं उसके घास में अपना हाथ नहीं डालता हूँ तो उसे लगता है कि मैंने कुछ उसमें मिलाया ही नहीं है। जैसे मैं हाथ डालता हूँ उसे लगता है मैंने कोई ऐसी चीज़ मिला दी है जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगेगी, और फिर वो घास खाने लगता है। और पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ आ नहीं पा रहे थे, तो ये मेरी गाय और मेरा भैंस, मेरा बैल, ये लोग खाना ही नहीं खा पा रहा था। ये जो मनुष्य का जो भावनात्मक पक्ष है, आधुनिकता ने उस भावनात्मक पक्ष को समझने की कोशिश कम की। अपनी वैज्ञानिकता के अहंग में मनुष्य के भावनात्मक पक्ष को समझा ही नहीं गया। जो ऑब्जेक्टिविटी का एक डिमांड था, जो ऑब्जेक्टिविटी कायम रखने की जो बात थी समझ में, उसके चक्कर में मनुष्य को पूर्णता में नहीं समझा गया। ये एक बड़ी समस्या थी। और मार्क्सवाद को यदि उसके साथ जोड़ दिया जाए तो मार्क्सवाद भी वैसा ही एक अपूर्ण चिंतन बन जाता है। जबकि सच ये है कि मार्क्स तो बहुत ही सेंसिटिव आदमी थे, और मार्क्स ने बहुत जगहों पर मनुष्य की पूर्णता को बहुत जोर दिया है। उदाहरण के लिए, जब मार्क्स बात करता है एलिनेशन का, अलगाव का, कहता है कि मनुष्य
तो एक ऐसा प्राणी है जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहता है। मनुष्य समाज के साथ, मनुष्य के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ के रहना चाहता है। लेकिन पूंजीवाद क्या करता है कि पूंजीवाद सबसे पहले मनुष्य को प्रकृति से अलग करता है। आप जंगलों में, प्रकृति में रहने के बदले कंक्रीट के जंगलों में, शहरों में शिफ्ट करने लगते हैं और आप प्रकृति से अलग हो जाते हैं। आपके अंदर प्रकृति में जाने की प्रबल इच्छा होती है, इसीलिए फॉरेस्ट बनाया जाता है, इसीलिए आप अपने गमलों में पौधा उगाते हैं, लेकिन आप प्रकृति के नज़दीक नहीं रह पाते हैं। तमाम जो प्राकृतिक आपके दोस्त थे, पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक, वो छूट जाते हैं आपके। फिर क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे जो काम आप करते हैं, जो प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, आप उससे ही अलग हो जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि जिस अपनी शक्ति को लगाकर प्रकृति में जो परिवर्तन करके कोई उपयोगी वस्तु आपने बनाया है, उसका उपयोग कौन करेगा, आपको मालूम नहीं कहाँ जाएगा वो। आपको सिर्फ उसके बदले चंद पैसे मिल जाएंगे और पैसे लेकर आप घर आ जाएंगे। तो कई बार इससे क्या होगा कि जो सामान आप बनाएंगे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ मनुष्य को मारने का यंत्र बनाया जाता है। आपको मालूम भी नहीं है कि उससे कौन सा आदमी मारा जाएगा। संभव है कि आपका कोई अपना ही आदमी उस यंत्र से मारा चला जाए। तो आप अपने लेबर से ही अलग हो जाते हैं। यही नहीं, बल्कि ऐसा भी होता है कि आपने यदि बहुत खुश होकर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ज़्यादा चीज़ें बना दी, तो जो फैक्ट्री का मालिक है, कंपनी का जो मालिक है, वो कहेगा कि अब आपके काम की हमें ज़रूरत नहीं है, आपके लेबर की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना माल जमा हो गया। यानी आपका किया हुआ मेहनत आपके ही खिलाफ खड़ा हो गया। ये दूसरे तरह का अलगाव है। फिर क्या होता है, आदमी अपने समाज से अलग हो जाता है, क्योंकि समाज के अंदर उसका एक इंटरेस्ट हो जाता है और समाज का दूसरा इंटरेस्ट होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जो आपके लिए अच्छा है वो समाज के लिए बुरा हो गया, जो समाज के लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो गया। आप इसी द्वंद्व में जीने लगते हैं। आप करना तो अच्छा चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यदि अच्छा करने लगेंगे समाज का तो आपकी स्थिति बुरी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं कि समाज में तरह तरह का गलत काम करते हैं ताकि आपकी स्थिति अच्छी रही, लेकिन आपकी स्थिति भी अच्छी हो नहीं पाती है, क्योंकि आपका जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो तभी सफल है जब वो बाकी मनुष्यों के साथ मिलजुल कर रह सके। यदि आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिससे आप शेयर कर सकें उस पैसे को, किसी व्यक्ति को आप दे नहीं सकें कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिल सके, तो आपका पैसा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए मनुष्य तो जीवन ही जी सकता है दूसरे मनुष्य के साथ, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो मनुष्य को ही मनुष्य से अलग कर देता है। और यही नहीं, एक आखिरी तरह का अलगाव भी होता है कि मनुष्य से ही अलग हो जाता है, वह मनुष्य अपने आप से ही अलग हो जाता है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब जो उसकी प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति जो लोगों को प्रेम करने की है, लोगों के साथ मिलजुल कर बैठने की प्रकृति है, उससे वो अलग होता चला जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब खुद ही, जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं, वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, धनियों के साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि धनी देशों में साइकियाट्रिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने लोगों को अलग करता है, अपने आप को अलग करता है, अपने से अपनी ही प्रकृति को पहचान नहीं पाता है, और फिर वो धीरे धीरे उसे नींद नहीं आने लगती है, एक पागलपन का दौर आने लगता है। तो मार्क्स एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी है जो समझता है, मनुष्य की चेतना को समझने की कोशिश करता है, और उसका संपूर्ण प्रयास यह है कि मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए ताकि उसकी चेतना भी ठीक रहे, ताकि वो खुश रहे, ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। तो मार्क्स का तो उद्देश्य जीवन का ये है। लेकिन आधुनिकता ने जिस तरीके से मार्क्स को समझने की कोशिश की, उन्होंने मार्क्स के इस मानवीय पक्ष को हटा दिया उसके, और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिविटी के पक्ष को रखा, ताकि हम तथ्यपरक तरीके से समझ सकें कि दुनिया में, वैज्ञानिक तरीके से समझ सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये एक मार्क्सवाद के साथ भारी संकट रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि मार्क्सवाद को फिर से नए तरीके से समझने की ज़रूरत है। मार्क्सवाद का मूल तथ्य क्या है, क्या कहना चाहता है मार्क्सवाद? मार्क्सवाद सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण करने की बात सोचनी चाहिए जिस समाज में जो प्राकृतिक साधन हैं, उन साधनों का उपयोग मनुष्य के कल्याण के लिए हो सके, और हर व्यक्ति को उन साधनों तक पहुंचने का पूरी छूट हो, पूरा मौका हो। और हर व्यक्ति, मनुष्य अपने आप में बहुत महान चीज़ है, और मनुष्य के जीवन को
सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करना ज़रूरी है और हर मनुष्य को प्रकृति के साधनों का उपयोग करने की छूट होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता हर मनुष्य के साथ होनी चाहिए। अब इतनी सी बात कह देने के बाद सवाल उठता है, सिर्फ हम चाहिए कहकर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि हम सचमुच ऐसा स्थापित करना चाहते हैं। यदि हम सचमुच ऐसा स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसा स्थापित करने के क्रम में कौन से लोग आड़े आ रहे हैं, कौन ऐसा स्थापित नहीं करने दे रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। यदि हम मार्क्स के इस विचार को संस्कृत में लेकर चलें तो बड़ा छोटा सा एक श्लोक है जो कहता है, सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये जो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यही मार्क्स का उद्देश्य है। अब कौन से लोग हैं, ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है, कौन से लोग हैं जो इस छोटी सी बात को स्थापित करने से रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर मार्क्स यूरोप के संदर्भ में ये समझने की कोशिश कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूरोप में जो लोग इस बात को रोकने की कोशिश करें, लैटिन अमेरिका में भी वही लोग रोकने की कोशिश करें, इंडिया में भी वही लोग रोकने की कोशिश करें। इस एक छोटी सी बात के बाद कि ऐसा एक समाज बनना चाहिए, ये एक यूटोपिया इनके अंदर है, ऐसा एक समाज बनना चाहिए, इसके बाद जो कुछ भी है उसे समझने की ज़रूरत है। और मार्क्स उस समझदारी को आपके सामने रखने की कोशिश करता है कि आप खुद समझिए कि आपके समाज में कौन है जो इस व्यवस्था को कायम होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और निश्चित रूप से हर समाज की अपनी संरचना है, हर समाज में अलग अलग तरह का ये मूल्य हो सकता है कि सुखी होने का क्या मतलब है, सुख का मतलब क्या है। यदि सर्वे सुखिनः सन्तु की बात है तो किसी ऐसे समाज में जहाँ प्राकृतिक साधनों की भारी कमी है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ पानी की उपलब्धता सुख से जोड़ा जा सकता है। जहाँ पानी इतना है कि उसकी कोई कमी नहीं, हर किसी को उपलब्ध है, वहाँ किसी और चीज़ की उपलब्धता को सुख से जोड़ा जा सकता है। तो सुख केवल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप यूनिवर्सल उसे कर दें, बल्कि सुख का अंतिम उद्देश्य ये है कि आपकी चेतना सुखी हो, ताकि आपकी चेतना में, बल्कि उससे भी आगे निकले तो ऐसा हो कि सुख और दुख से आप परे हो जाएं। आपकी चेतना कुछ ऐसी हो जाए कि सुख और दुख से आप परे हो जाएं। और ये तभी संभव है जबकि आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। यदि आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो आपका शरीर ही सर्वाइव नहीं करेगा। यदि शरीर ही सर्वाइव नहीं करेगा तो सुख और दुख का मतलब ही क्या होगा। तो शरीर के सर्वाइव करने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूरी है। और फिर उससे आगे जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सामग्रियाँ आपके पास उपलब्ध हैं, आपका समाज कैसे सोचता है, आप किस प्राकृतिक स्थिति में रह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर आपको फिर नए समाज की कल्पना करनी पड़ेगी। और ये नए समाज की कल्पना हर समाज के लिए अपने तरह का होगा, हर अलग अलग देश के लिए अपने तरह का होगा। मार्क्सवाद सिर्फ हमारी सहायता कर सकता है, मार्क्सवाद हमें पूरी व्यवस्था नहीं दे सकता है। मार्क्सवाद सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन कर सकता है। और वो भी मार्क्स बड़ा बखूबी कहते थे कि आने वाली संतति हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और ज़्यादा संख्या में भी होगी, जो समझ पाएंगे लोग कि कैसे परिवर्तन लाया जाए, किस तरह की व्यवस्था कायम की जाए। इसलिए मार्क्सवाद सिर्फ हमारी सहायता समझने में कर सकते हैं, वो हमें क्लूज दे सकते हैं, हमें चाबियाँ दे सकते हैं और कह सकते हैं, एक सूत्र दे सकते हैं कि आप इस समाज को इस तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ ये लोग व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होने वाले लोग हैं, इनको आप कैसे समझें, कौन ये लोग हैं, कैसे इनको व्यवस्था परिवर्तन के महासंग्राम में आप शामिल कर पाएंगे, वो समझ मार्क्सवाद दे सकता है। लेकिन मार्क्सवाद हमें ये नहीं कह सकता कि भारत का समाज किस तरह का यूटोपिया देखे। यदि हम ये सोचते हैं कि भारत का समाज वैसा यूटोपिया देखे जैसा रूस का समाज देख रहा है तो हमें परेशानी होगी, शायद ये संभव नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ धर्म के विश्लेषण को लेकर। हम सब लोग जानते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है आजकल, कि धर्म का मतलब है, मार्क्सवाद का धर्म के ऊपर जो विचार है वो बड़ा स्पष्ट है, ऐसा लोग समझते हैं। क्या विचार है? विचार ये है कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। ये जनता की अफीम है। अफीम क्या करती है कि आपको तकलीफ़ है तो तकलीफ़ तो बनी रहेगी, लेकिन वो महसूस नहीं हो, इसके लिए आपकी चेतना को ही वो कुंद कर देगी।
थोड़ी देर के लिए आप दूसरी तरह की चेतना में चले जाएंगे, ताकि आपके भौतिक कष्ट के बारे में आपको अनुभूति ना हो। और डॉक्टर्स अफीम का उपयोग करते हैं। तो लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद जो है वो कहता है कि धर्म इसी अफीम की तरह है कि आपको कष्टों का अनुभव नहीं होने देता है और आप सुखपूर्वक जीवन चलाते हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं। यदि मार्क्स को आप गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मार्क्स का धर्म के ऊपर बड़ा गंभीर विश्लेषण है। हुआ यूँ है कि जब मार्क्स की रचनाओं को सोवियत यूनियन में पढ़ा गया, प्लेखेनोव जैसे लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ क्या हुआ कि पहले से ही वहाँ पर सोवियत यूनियन में धर्म को लेकर एक समस्या चली आ रही थी। वो समस्या क्यों चली आ रही थी? क्योंकि सोवियत यूनियन का जो मूल धर्म था, जो वहाँ का मौलिक, जो वहाँ के सामाजिक धर्म प्रारंभिक अवस्था में था, उस धर्म को लगभग समाप्त करके चर्च को वहाँ स्थापित किया गया और राज्य ने चर्च को वहाँ स्थापित किया। और चर्च बिल्कुल राज्य की तरह ही नियमावली बनाकर लोगों को फोर्सफुली मनवाया कि ये धर्म आपका है, और इससे लोग बहुत नाराज रहते थे। इसलिए जब मार्क्सवाद का ये विश्लेषण किया गया कि मार्क्सवाद एक नास्तिक धर्म है, नास्तिक इन द सेंस एथेइज्म के सेंस में, जो अंग्रेजी में इसको एथेइज्म कहते हैं, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, एक ऐसा धर्म है, तो लोगों को बड़ा, एक ऐसी विचारधारा है, तो लोगों को बड़ा अपील किया कि चलो ये धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग भी धर्म के खिलाफ थे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, भारत जैसे समाज में, और समाज तीन तरह के होते हैं धर्म के हिसाब से, एक ऐसा समाज है जहाँ बड़े बड़े धर्मों की उत्पत्ति हुई है। भारत और पूरे एशियाई समाज में आप देखेंगे कि जितने दुनिया के बड़े धर्म हैं, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिखिज्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये सभी धर्म इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसी मिट्टी में पैदा भी हुए हैं। और जब कोई धर्म, कोई विचारधारा, धर्म तो छोड़िए, कोई विचार किसी मिट्टी में पैदा होता है और वहाँ फलता फूलता है, तो वो विचार जनता के कॉन्शसनेस का पार्ट हो जाता है, जनता की सामूहिक चेतना का अंग होता है। वो इतना डीपली उसके अंदर उतरा रहता है, यदि आप चाहें उसे निकाल के बाहर फेंक देने का, तो आप फेंक नहीं सकते हैं। आपको उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो क्या रहा है, एक धार्मिक चेतना का मतलब क्या है। दूसरे तरह का समाज होता है जहाँ धर्म ट्रांसमाइग्रेट होता है। ट्रांसमाइग्रेट मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता चल फिर के चलता वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वह पाता है कि वहाँ पहले से कुछ संस्कार हैं जिसे धर्म के नाम से जाना जा सकता है, जिसे वो लोग पेगन रिलीजन कहते हैं, जादू टोना वाला रिलीजन कहते हैं, वो पहले से समाज में विद्यमान है। अब क्रिश्चियनिटी पैदा तो एशिया में हुआ, लेकिन मूव करता हुआ जब यूरोप पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि यहाँ पहले से पेगनिज्म है और उसको विरोध भी सहना पड़ा। तो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ने वहाँ एक बड़े चर्च का रूप ले लिया और वो राज्य की तरह रूल करने लगा, और पेगनिज्म को, सेक्टरिज्म को, सबको खत्म करने की कोशिश करने लगा, सेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चर्च ने प्रभावकारी ढंग से झगड़ा करके, लड़ाई करके, वॉर करके उन पे कब्जा किया, उनके विचारों पे कब्जा किया और लोगों को फोर्सफुली चर्च में आने के लिए बाध्य किया। ऐसी जगह पर सैकड़ों साल के बाद, हजारों साल के बाद यदि कोई लोग खड़े होकर कहें कि हम इस धर्म को नहीं मानते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धर्म वहाँ की चेतना में जिस तरीके से गया है, उसमें वॉर के बारे में भी चेतना होगी, उसमें डिस्कम्फर्ट के बारे में भी चेतना होगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोग सचेत होंगे। कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शसनेस में, सामूहिक चेतना में ये बातें उपलब्ध होंगी। और यही कारण है कि वहाँ सेक्युलरिज्म जैसी बात खूब उठती रहती है। लेकिन एशियाई समाज में जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म के अर्थ को ही हमें बदलना पड़ गया। हम नए तरह के सेक्युलरिज्म की बात करने लगे। हम कहने लगे सर्वधर्म संभाव को सेक्युलरिज्म कहने लगे। अब सेक्युलरिज्म ये नहीं था कि धर्म को समाप्त कर दो, धर्म को बंद कर दो, धर्म को क्लोज डाउन कर दो। सेक्युलरिज्म सिर्फ ये था कि चलो सभी धर्मों का हम सम्मान करें। यूरोप में क्या था कि धर्म को छोटे बक्से में बंद करो। रसिया में क्या हुआ कि धर्म को बैन कर दो, चर्चों को तोड़ दो, सोवियत यूनियन में इन्हें बंद कर दो, कंप्लीटली धर्म को बाहर कर दो। तो इस तीन तरह के समाज में तीन तरीके से धर्मों को हैंडल किया गया है, और एशियाई समाज में धर्म को उस तरीके से हैंडल करना संभव नहीं है। और मार्क्स बखूबी इस बात को समझते थे। इसलिए मार्क्स कहते थे, होली फैमिली में अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि धर्म के साथ जबरदस्ती मत करो, यदि जबरदस्ती करोगे तो वो वापस लौट के आ जाएगा।
यदि तुम्हें धर्म से कुछ करना है तो उसकी चेतना को परिवर्तन करने की कोशिश करो, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। ये बात उनकी समझ में बखूबी आती थी। इसलिए जब भारत में हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, इन तमाम प्रश्नों को हमें दोबारा से देखना होगा, इन तमाम प्रश्नों को हमें खोलना होगा कि कैसे हम मार्क्स के धर्म की बातों को समझें। और मुझे लगता है कि मार्क्स के राइटिंग्स में, उनके लेखों में, उनकी पुस्तकों में इतनी सामग्री है कि हम इन तमाम चीज़ों को फिर से देख समझ सकते हैं। थोड़ा और यदि हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है ये संभव है कि भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम मार्क्स को देख पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं इंडियन रियलिज्म को लूँगा, जिसे आप न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन कहता है न्याय और वैशेषिक, ये दोनों ही दर्शन एक साथ देखे जाते हैं। और ये दोनों ही दर्शन, इनफैक्ट जो भारत के 6 दर्शनों की हम बात करते हैं, बल्कि बाकी दर्शन भी, तंत्र हो या बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, इन तमाम दर्शनों में भगवान का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आता। जिस संदर्भ में, जिस तरीके से हम रिलीजन की बात करते हैं यूरोप में, अंग्रेजी भाषा में इसे रिलीजन कहते हैं, वो रिलीजन हमारे यहाँ जो दर्शन हैं उनमें रिलीजन की बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग या इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड इन दर्शनों को किसी धर्म का हिस्सा मानता है। आप यदि गौर करें, जो भारतीय दर्शन के प्रारंभिक श्लोक हैं वो क्या कहते हैं, क्या उद्देश्य है दर्शन का? ज़्यादातर श्लोक यही कहते हैं कि त्रिविध तापों को दूर करना ही दर्शन का काम है। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। भौतिक इज अ फिजिकल, बॉडी में जो आपको तकलीफ होती है, प्रकृति का जो के द्वारा प्रदत्त जो है। दैविक, जिसे हम समझते नहीं कहाँ से आ रहा है, सुनामी आ गया, हमें मालूम नहीं है कहाँ से आ रहा है। दैविक का मतलब ये नहीं कि भगवान ने दिया है, दैविक का मतलब ये है कि हमारी पकड़ से बाहर है। तो दैविक और भौतिक ताप से, त्रिविध ताप से हम मुक्त हो सकें, इसके लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसलिए रिलीजन नहीं है। अब यदि हम बात न्याय दर्शन के लिए, न्याय और वैशेषिक दर्शन के लिए, तो मज़े की बात यह है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन, एक रियलिस्ट फिलॉसफी है जिसमें भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सिर्फ भौतिकवाद भी नहीं है, जो मनुष्य के विचारों को भी, मनुष्य की चेतना को भी एक तत्व मानता है, यहाँ तक कि अभाव को भी एक तत्व मानता है, एब्सेंस को भी एक तत्व मानता है कि कोई चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। नहीं होना भी एक सच है। जैसे यहाँ एक ग्लास होना चाहिए और ये ग्लास नहीं है, तो ग्लास का होना जितना बड़ा सच है, ग्लास का नहीं होना भी उतना ही बड़ा सच है, क्योंकि हमेशा हमारे ध्यान में ये बात है कि ग्लास यहाँ नहीं है। और यदि मार्क्सवाद के अंदर आप देखने की कोशिश करें तो मार्क्सवाद जिस यूटोपिया की बात करता है वो एब्सेंस ऑफ समथिंग है। जो कम्युनिज्म की बात करता है वो एब्सेंस ऑफ कम्युनिज्म है, जिसके वो प्रेजेंस की बात करता है। इसलिए रॉय भास्कर जैसे लोग जब डायलेक्टिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं डायलेक्टिक्स का मतलब ये है एब्सेंटिंग द एब्सेंट, यानी जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, तो उस नहीं होने को ख़त्म करना, यानी जो चीज़ होनी चाहिए उसे स्थापित करना ही डायलेक्टिक्स है, ही द्वंद्वात्मक समझ है, ही मार्क्सवादी समझ, यही मार्क्सवादी समझ है। तो इस तरह से लगता है कि जो मार्क्सवादी समझ है उसको यदि हम भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बेहतर बनता चला जाएगा। और इसके लिए भारतीय मार्क्सवादी चिंतकों को बहुत रिजिड होकर मार्क्सवाद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेक्सचुअल रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत है, उससे संवाद करने की ज़रूरत है। मार्क्सवाद से संवाद की प्रक्रिया हमारे यहाँ पहले भी चलती रही है। एम एन रॉय ने संवाद किया है। प्रारंभिक दिनों में एम एन रॉय भी उसी तरीके से मार्क्सवाद को मानते थे जैसे कोई रिजिड कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर मानता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एम एन रॉय ने मार्क्सवाद को भारतीय संदर्भों में समझने की कोशिश की। और सबसे अच्छा उदाहरण है अम्बेडकर। अम्बेडकर जब भारत आए, जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो मार्क्सवादी चिंतक के रूप में उभर कर सामने आए। मार्क्सवाद को उन्होंने गंभीरता से लिया, पढ़ा, लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने मार्क्सवाद
के सोवियत स्वरूप को लेकर बहुत रुचि नहीं दिखलाई। उन्हें लगा कि ये मार्क्सवाद तो हमें भारत में बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया, उन्होंने मार्क्सवाद के साथ एक संवाद किया। आप अंबेडकर का एक लेख पढ़ेंगे जिसमें अंबेडकर ने बुद्ध और मार्क्स के बीच में तुलना की है और कहता है कि ये बुद्धिज़्म जो हमारा है ये मार्क्सवाद से बहुत करीब है, क्योंकि बुद्धिज़्म भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ है। बुद्धिज़्म भी सिंपल जीवन, प्रकृति को संवर्धित करके चलने की बात करता है। बुद्धिज़्म भी सिर्फ वस्तुनिष्ठ बातें करता है। बुद्धिज़्म कोई भगवान की बात नहीं करता। बुद्धिज़्म इन एथेइस्ट, वो लोग भी मानते हैं कि बुद्धिज़्म इज एन एथेइस्ट रिलीजन। बुद्धिज़्म भी एक कम्यून बनाने की बात करता है और बुद्धिज़्म मार्क्सवाद से थोड़ा आगे भी है। क्यों? क्योंकि मार्क्स बहुत हद तक आधुनिकता के प्रभाव में, या जैसा अंबेडकर ने मार्क्स को पढ़ा, वो शायद आधुनिकता के प्रभाव से प्रभावित मार्क्स को पढ़ा, उसमें व्यक्ति के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं देख पाता है। व्यक्ति के चेतना के एस्पेक्ट पर इसका शोध कम है, ऐसा अंबेडकर मानते हैं। और बुद्धिज़्म ने व्यक्ति के चेतना के स्तर पर बहुत शोध किया है और वो व्यक्ति को एक संपूर्णता में देखता है, एक पूर्णता में देखता है। मार्क्सवाद अंबेडकर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दर्शन होने के बावजूद व्यक्ति को पूर्णता में नहीं देख पाता है और इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि मार्क्सवाद के पूंजीवाद की जो आलोचना है उसका बहुत महत्व है, लेकिन उसके बावजूद हमें मार्क्सवाद को बौद्ध दर्शन के साथ मिलाकर देखने की जरूरत है। बहुत से ऐसे मार्क्सवादी हुए, राहुल सांकृत्यायन थे, जिन्होंने बौद्ध दर्शन को बहुत गंभीरता से लिया और ये संवाद करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आज के युग में, आज के समय में, जब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, जो सोवियत मार्क्सिज्म एक क्राइसिस में चला गया है, वैसे मौके में भारतीय मार्क्सवादी चिंतकों को मार्क्स को भारतीय दर्शन के संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका एक परिणाम यह निकलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है कि जब मार्क्सवादी चिंतक आम जनता से संवाद करते हैं, जिस भाषा में वो बात करते हैं वो भाषा आम जनता को समझ नहीं आती है। आम जनता की चेतना के गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करते हैं ये, बल्कि आम जनता को एक मार्क्सवादी फॉर्मूले के तहत परिवर्तन की बात समझाते हैं। आप किसी मार्क्सवादी से बात करें, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन और तमाम चीज़ों की बात करता है, लेकिन जिस तरीके से हमें सोचने की आदत है, उस सोच के अंदर बैठकर, घुसकर, उसके अंदर कैसे सोच में परिवर्तन लाया जाए, कैसे जनवादी समाज समतामूलक समाज बनाया जाए, इस पर इनका कोई काम नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे जो लोग मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित भी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकल जाते हैं। प्रभाव बहुत गहरा नहीं जा पाता है। यदि हम भारतीय दर्शनों के साथ संवाद करना शुरू करें और भारतीय दर्शनों के हिसाब से मार्क्सवाद को समझने की कोशिश करें और फिर अपने समाज में व्यवस्था परिवर्तन की बात करना शुरू करें, तो शायद ये संवाद गहरे उतरेगा, शायद लोगों के दिल तक ये जाएगा, आम आदमी भी इसे समझ पाएगा और एक प्रभावकारी परिवर्तन के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि मार्क्सवादी चिंतन को भारतीय दर्शन परंपरा में समझने की जरूरत है और बहुत से मार्क्सवादी चिंतक शायद ऐसा प्रयास कर भी रहे हैं। ऑफ लेट ये प्रयास बहुत शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है। मैं यहीं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये तो मार्क्स का सामाजिक पक्ष और किस तरह से व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए उस पर था। मार्क्स के आर्थिक पक्ष को किस तरह से भारतीय दर्शन और भारतीय समाज के तौर पे देखा जा सकता है और उसकी प्रासंगिकता को समझा जा सकता है। मार्क्स का जो आर्थिक पक्ष है वो मूलतः क्या है? मुझे लगता है कि आज भी दुनिया के जो चिंतक हैं उसमें से मार्क्स पहला और सबसे महत्वपूर्ण चिंतक है जिसने पूंजीवाद के स्वरूप को समझा। ये पूंजीवाद क्या चीज़ है? भारतीय दर्शन जब फल फूल रहा होगा तो भारत में पूंजीवाद नहीं आ पाया था। हमें पूंजीवाद पसंद हो या नापसंद हो, ये एक अलग बात है, लेकिन ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में पूंजीवादी व्यवस्था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बाद आई है और वो व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही
दृढ़तापूर्वक मजबूत हुई है। तो भारतीय दर्शन हमें पूंजीवाद की समझ देने में सक्षम नहीं है, वो हमें पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा करने में सक्षम है। वो हमें ये बतला सकता है कि कंजम्पशन, जो गांधी जैसा कहते हैं, गांधी ने भारतीय दर्शन से इन चीज़ों को लिया और कहा कि जो पूंजीवाद का मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति, मनुष्य छोड़िए, हर व्यक्ति अपने शक्तियों का स्वामी है और उन शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी प्रकृति से वो लेता है उसका वो स्वामी हो जाता है। और स्वामी होने का मतलब ये है कि वो उसका जैसा चाहे, जैसी मर्जी उसका उपयोग कर सकता है। और ये हर व्यक्ति का जीवन है, अपना जीवन है, हमारा सब कुछ अपना है, प्राइवेट है, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं प्राइवेट है। ये मूल मंत्र है पूंजीवाद का। और इसलिए हर व्यक्ति अब अपनी चीज़ों को खरीद फरोख्त सकता है, खरीद और बेच सकता है। हमारे समाज का मूल मंत्र ये कभी नहीं रहा। आज के दिन में भी यदि आप गांव जाएंगे तो लोग फलों के पेड़ को बेचना गलत समझते हैं। जिस जाति में दूध बेचकर अर्थोपार्जन करने की परंपरा है वो तो दूध को बेच सकते हैं, लेकिन बाकी जाति के लोग दूध को बेच भी नहीं सकते हैं। दूध को बेचना गलत माना जाता है। इन तमाम तरह की चीज़ें जो जैसे तालाब है, तालाब यदि किसी व्यक्ति का भी हो, व्यक्तिगत स्वामित्व भी उसके ऊपर है, लेकिन उसके जल के ऊपर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हो सकता। यानी ये स्वामित्व की जो बात थी हमारे यहाँ अलग थी। गांधी ने इस बात को पकड़ा। गांधी ने कहा कि हम तो मनुष्य जाति जो है ये हमेशा ही कर्ज में रहता है। हमारे ऊपर समाज का कर्ज है, हमारे ऊपर पिता माता का कर्ज है, हमारे ऊपर शिक्षक का कर्ज है। तो हम तो इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं, ये सब कुछ हमें मिला है और एक समय ऐसा आता है जब हमें इन सब चीज़ों को वापस करना है। हम अपना स्वामी बिल्कुल नहीं है, मेरा स्वामी तो कोई और है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और इसलिए हम इन चीज़ों को उन तक पहुंचाने की, वापस उन्हें देने की कोशिश करेंगे। ये हमारी समझ है अपनी संपदा की। तो जो आर्थिक समझ पूंजीवाद की है, उस पूंजीवाद को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ तो पूंजीवाद का जो मूल मंत्र है वो कैसे हमारे दिमाग के अंदर अब घुसता जा रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि जॉइंट फैमिलीज टूटती जा रही हैं, परिवार के अंदर ही समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं, क्योंकि ये पूंजीवाद का मूल मंत्र हमारे अंदर घुस गया है, ये कीड़ा हमारे अंदर घुस गया है। और इस कीड़े की समझ, इस बीमारी की समझ जितनी मार्क्स को थी उतनी और किसी को नहीं थी। एक पूंजीवाद हमारे अंदर क्या कर सकता है, पूंजीवाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन ला सकता है, इसकी समझ मार्क्स को बखूबी थी। कैसे आदमी ही बदल जाता है, जब कोई आदमी वो पूंजीपति होता है तो वो व्यक्ति ही बदल जाता है, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध बदल जाते हैं, वो अमानवीय होने लगता है। पूंजी इतना अमानवीय है कि वो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। अब इस बात को यदि मार्क्स समझा रहा हो, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर ऐसे आर्थिक परिवर्तन को लाने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे लाएंगे इस प्रयास में, क्योंकि जो शक्तियां इस पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की में इच्छुक है, उन शक्तियों को समझना जरूरी है। कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे इस कीड़े के बदले कोई दूसरी बात हम लोगों तक पहुंचाएं, ये हमें भारतीय दर्शन दे सकता है। लेकिन पूंजीवाद की समझ हमें मार्क्स से लेनी पड़ी। और गांधी का एक बहुत बड़ा फेलियर ये था कि गांधी ने पूंजी की ताकत को समझा ही नहीं। उन्हें लगा कि आदमी, इंसान तो इंसान है, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन संभव है। उन्हें यह लगा कि ट्रस्टीशिप की बात करेंगे तो ये बड़े पूंजीपति ट्रस्टी बन जाएंगे। लेकिन पूंजी का ये स्वभाव नहीं है। पूंजी का स्वभाव सिर्फ एक है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। प्रॉफिट मेकिंग उसका नेचर है, फायदा कमाना उसका नेचर है। बाप और बेटे में झगड़ा हो जाएगा, यदि बेटा पूंजीपति हो जाए और बाप पूंजीपति ना हो, तो बेटा चाहेगा कि, बेटा क्या चाहेगा, पूंजी चाहेगा कि वो एक्सपैंड करे। यदि बाप आड़े आएगा तो वो बाप को हटा देगा बाहर, भाई आड़े आएगा तो भाई को बाहर हटा देगा। पूंजी का ये स्वभाव है, पूंजी व्यक्ति को कंज्यूम कर लेता है। और इसीलिए आप देखेंगे बड़े सारे पूंजीपति बाद में जाकर, जो मार्क्स कहते हैं, कि वो अलगाव का शिकार हो जाता है, वो एलिनेटेड हो जाता है, पागलपन की तरफ जाने लगता है। ये संभव है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्थिक व्यवस्था को समझने में आज की तारीख में मार्क्स बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इस व्यवस्था को परिवर्तन कैसे करें, इस व्यवस्था को चेंज कैसे करें, इसके लिए भारतीय दर्शन बहुत उपयोगी हो सकता है, गांधी बहुत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि गांधी असर्ट करता है कि हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ झुंझुने नहीं हैं कि बचते रहेंगे, हम मनुष्य हैं, हम व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, हम सब कुछ को छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम पूंजीपति होने के बावजूद
हम सारा कुछ को छोड़ सकते हैं, पूंजी को ही छोड़ सकते हैं और पूंजी को ही हम ब्रेक कर सकते हैं। ये मनुष्य की ताकत का असर्शन है। मुझे लगता है कि मार्क्स के इन विचारों में मनुष्य की ये ताकत ठीक से उभर कर सामने नहीं आती है, जो गांधी के विचारों में ठीक से उभर कर सामने आती है, और इसीलिए संवाद जरूरी और संभव है। एक प्रश्न और आता है जिस दृष्टि से पूंजीवाद को मार्क्स देखते हैं, लेकिन आज उस पूंजीवाद में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पूंजीवाद बाजारवाद का रूप ले लिया है। न सिर्फ पूंजी इकट्ठा करना बल्कि उसको बाजार में किस तरह से लगाया जाए, उससे फिर प्रॉफिट कमाकर अपने आप को उस बाजारवाद की व्यवस्था को मजबूत करना ताकि वो टिके रहें। नहीं, पूंजी का मतलब ही बाजारवाद है। पूंजी का मतलब ही प्रॉफिट कमाना है। पूंजी का एक नोशन ही सिर्फ प्रॉफिट कमाना। परिवर्तन आया है, परिवर्तन ये आया है कि मार्क्स के ज़माने में इंडस्ट्रियल कैपिटल था, आज के ज़माने में फाइनेंस कैपिटल हो गया है। मतलब पहले ज़माने में क्या था कि आपके पास पैसा है, आपने इंडस्ट्री लगाया और उससे आपने पैसा कमाया। अब क्या है कि आपके पास पैसा है तो पैसा ही पैसे को जन्म देने लगा। अब इंडस्ट्री लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब पैसा पैसे को जन्म देता है तो क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और कृत्रिम तरीके से आपने उसकी कीमत उछाल ला दी और फिर प्रॉफिट कमा के निकल गए बाहर। अब बाकी जिन लोगों ने छोटा छोटा पैसा लगाया था वो डूब गए, पैसा आपके पास जमा हो गया। तो कृत्रिम तरीकों से पैसा कमाने की जो बात हो रही है वो अब पूंजीवादी, नया तरह का पूंजीवादी है। पूंजीवाद पहले भी ऐसा ही करता था कि वो इंडस्ट्री लगाता था और जो प्रोडक्ट वो बनाता था उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सच झूठ हर चीज़ का सहारा लेता था। आप देखेंगे जितने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टेलीविज़न पे, यदि कोई इस अभी हाल में शायद ये मुकदमा हुआ भी था कि एडवर्टीजमेंट करने वाले से ये कहा जाए कि यदि आप कन्विंस्ड हैं इसके बारे में तभी एडवर्टीजमेंट करें, अगर अन्यथा एडवर्टीजमेंट ना करें। अमिताभ बच्चन अगर कहते हैं कि ये तेल लगाओ, बहुत बढ़िया तेल है, स्वयं अमिताभ बच्चन ने उस तेल को छुआ भी नहीं होगा। या कोई आके कहता है डॉक्टर की ये पेस्ट लगाओ, इससे दांत सही रहेगा। अब ये हमें मालूम ही नहीं कि सचमुच वो ऐसा कह रहा है, झूठ मूठ सिर्फ पैसे के लिए कह रहा है। तो ये पूंजीवाद ने अब क्या करना शुरू किया है जो पहले पूंजीवाद नहीं कर रहा था। पूंजीवाद पहले एक सिर्फ आवश्यकता की चीज़ों का निर्माण कर रहा था और जो चीज़ें हम महंगी बना पा रहे थे या नहीं बना, यथेष्ट मात्रा में नहीं बना पा रहे थे, उसका मास प्रोडक्शन पूंजीवाद ने शुरू किया। वो एक अच्छा ही फेज रहा होगा क्योंकि हमें कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, यथेष्ट कपड़ा हम नहीं बना पा रहे थे, तो मशीनी प्रक्रिया के कारण इतना कपड़ा हमने बना दिया कि हर किसी का तन ढकना संभव हो गया, सस्ता भी कपड़ा हो गया, अच्छी बात रही होगी। अब ये समस्या हो गई कि इतना कपड़ा बना दिया है कि एक एक आदमी को यदि वो 20-20 कपड़े नहीं रखेगा तो पूंजी ही बैठ जाएगी। तो अब हमें ये बतलाया जा रहा है कि आप कपड़े बदलते रहिए, आप हज़ारों कपड़े लीजिए, कपड़ों का आपका लेते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप कपड़े न ले पाएंगे तो आप मनुष्य न रह पाएंगे। तो इस तरीके से एक पूरी खोज की जा रही है, एक तरीके से पूरा ढूंढा जा रहा है कि कैसे आप उन चीज़ों को ले पाएंगे, कैसे आप आपकी अंदर की, मनुष्य के अंदर की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को आधार बनाकर बाजार का कैसे विकास किया जाए। ये पूंजीवाद का नया स्वरूप है। जिन कमजोरियों के बारे में भारतीय दर्शन ये कहता था कि अपनी कमजोरियों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आपकी मनुष्यता बची रहेगी, अब पूंजीवाद उन कमजोरियों को उभार कर आपको सामान बेचना चाहता है और तब यदि आपकी मनुष्यता का हनन होता है तो फिर चिल्लाता है कि मनुष्यता का हनन हो रहा है। ये नई प्रक्रिया पूंजीवाद में शुरू हो रही है जिसे हम समझने की मास व्यवस्था परिवर्तन के लिए कई स्टेज बताते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? ये स्टेजेस मार्क्स के मूल तत्व नहीं है चिंतन के। ये स्टेजेस मार्क्स की कल्पना है या मार्क्स का विश्लेषण है जो यूरोपीय समाज के संदर्भ में वो बात करता है। यूरोपीय समाज में क्या हो रहा है कि यूरोपीय समाज तो कम इतिहास का समाज है, कम, उसका इतिहास बहुत छोटा है। भारतीय समाज का इतिहास बहुत बड़ा है, 5000 साल से संस्कृति चली आ रही है। तो अब जब उस लंबे इतिहास को देखेंगे तो कई चीज़ें बदलती रही हैं। ये जो यूनिलीनियर इतिहास का कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था आने का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि ये सब परिवर्तनशील चीज़ें हैं, ये सब बदलने वाली चीज़ें हैं। मार्क्स का जो विश्लेषण ये था, ये एक समय के लिए था, एक जगह पर उसने समझी थी। ज़रूरी नहीं कि हर समाज का विकास ऐसे ही हुआ हो। इनफैक्ट एक जर्मन दार्शनिक है हैबरमस, वो कहते हैं कि जो अलग अलग समय का समाज आया है उसे आप इस तरीके से ना देखें कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आ रहा है, बल्कि ऐसे भी देख सकते हैं कि मनुष्य ने कम्युनिकेशन के टेक्निक्स कैसे डेवलप किए, कम्युनिकेटिव एक्शन कैसे विकसित हुआ, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि समाज में अलग अलग स्टेजेज आए। तो जर्मनी, फ्रांस के संदर्भ में कुछ हद तक सही है, भारतीय संदर्भ में सही है? मेरे ख्याल से यूरोप के संदर्भ में कुछ हद तक सही है।
पूरे यूरोप के संदर्भ में कुछ हद तक सही, जर्मनी और फ्रांस, उनमें भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में मुझे लगता है इसे और गहराई से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो जैसे आपके इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा नहीं, रामचंद्र गुहा नहीं, RS शर्मा, रामशरण शर्मा, जो इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि क्या हम उन्हीं कैटेगरीज को लेकर भारत को समझ सकते हैं जो यूरोप में उत्पन्न कैटेगरीज हैं, या हमारा इतिहास चूंकि इतना लंबा है तो हमें और भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। आप देखें समय का जो कॉन्सेप्ट है, भारत में जो समय का कॉन्सेप्ट है उसका जो फलक है वो कितना विस्तृत फलक है। ये 1000-2000 साल की बात नहीं है, 10,000 साल 5,000 साल की संस्कृति है, उसके विकास का मामला है। इसीलिए मुझे लगता है कि अलग अलग समाज में चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मार्क्स ने जिन चीज़ों को यूरोप के संदर्भ में कहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें सिर्फ यूरोप के लिए लागू हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि आगे भी लागू हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हमें इस तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसलिए भारतीय दर्शन के साथ ही समझें, मार्क्सवाद की समझ बेहतर बन सकती है। ओके, तो वो कौन से तत्व हैं जिस पर अगर मार्क्स चर्चा किए होते तो भारतीय समाज को एक विस्तृत तौर पर, एक होलिस्टिक तौर पे वो एक्सप्लेन कर पाते? मुझे लगता है कि जो चीज़ मिसिंग है मार्क्स में सबसे ज़्यादा या कम उसमें जिसमें मार्क्स का विश्लेषण किया गया है, वो चीज़ है चेतना के बारे में, चेतना, कॉन्शसनेस के बारे में। मार्क्स ने जो कॉन्शसनेस के बारे में बात की है वो बहुत विस्तृत ढंग से नहीं किया। कहीं कहीं आपको एक एक लाइन मिलेगा उसके बारे में, फुटनोट्स मिलेंगे, कहीं एक पैराग्राफ मिल जाएगा, 2 पैराग्राफ मिल जाएगा, वो एक छूटा हुआ अंश है। उसका कारण ये है कि जो यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ तो कॉन्शसनेस पे चिंतन ही बहुत कम हो पाया था। आप देखें, गौर करेंगे कि फ्रॉइड ने भी इतना साल ले लिया ये बात करने में, पूरे यूरोप में इतना साल ले लिया ये बात करने में कि चेतना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चेतना को समझने की ज़रूरत है। और अभी भी जो चेतना की समझ उनकी है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अविकसित है भारतीय दर्शन के की तुलना में। तो क्या उनके राइटिंग से हम चेतना के कंसेप्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम ये होगा कि यदि हम भारतीय दर्शन से चेतना की समझ को उठाएं और उस विस्तृत फलक के अंदर मार्क्स की चेतना की समझ को फिट करने की कोशिश करें, फ्रॉइड की चेतना की समझ को फिट करने की कोशिश करें, तो चेतना की हमारी समझ बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। आप देखिए, सांख्य दर्शन में जो चेतना की समझ है वो कहता है कि आप इमेजिन करें कि सेमी सर्कल्स के बहुत सारे सीरीज हैं, एक जगह आप रखें 0-1, यानी मनुष्य का एक ऐसा स्टेज जब मनुष्य का शरीर और उसकी चेतना सब कुछ एक में वो एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ। फिर आप लेफ्ट साइड जाए जो छोटे सर्कल्स हैं, तो आप देखेंगे कि आप मनुष्य के अंदर चले जाए, चेतना के अंदर जाते चले जाए, तो उसमें 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शसनेस है मनुष्य की। दर्शन, सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य के 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शसनेस है, जो उस पर चलते चले जाए आप तो आखिरी लेयर तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे इन्फिनिटी पे पहुंच गए, अनंत के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। उसी तरीके से यदि आप बाहर की तरफ चलें तो आप परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और अंत में अनंत पर पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से हम अनंत तक जा सकते हैं। ये चेतना का उनका कॉन्सेप्ट है। अब यदि मार्क्स के चेतना का कॉन्सेप्ट लें तो मार्क्स ये कह रहा है कि मनुष्य की जो चेतना है वो उसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है उससे निर्धारित हो रहा है, वो लेकिन वहीं रुक जा रहे हैं। वो फिर इस बात को नहीं देख रहे कि हम इन्फिनिटी तक कैसे पहुंच रहे हैं, जो डेरिडा आप बात करते हैं कि आप चेतना या बुद्ध जैसे बात करते हैं। बुद्ध में एक खास बात है कि वो पहुंचते पहुंचते वो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, चेतना के कई लेयर्स पे पहुंच जाते हैं। या बुद्ध का जो विपासना का टेक्निक है वो चेतना की इन्फिनिटी तक ले जाता है। मार्क्स मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में यदि सचेत भी रहा होगा तो उस वक्त के माहौल में इस पर लिखना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त के माहौल में चेतना भी शायद संभव है नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो ये संभव है कि मार्क्स की चेतना का जो चिंतन है उसको लेकर हम यदि भारतीय संदर्भ में जोड़ने की कोशिश करें तो हमारी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी चेतना के बारे में। मित्रों, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए विचार विभिन्न देशों में किस प्रकार कार्ल मार्क्स का लोग मानते हैं, किस तरह से अध्ययन करते हैं और किस तरह से अपने समाज को व्याख्या करते हैं और किस तरह से भारतीय समाज में कार्ल मार्क्स को देखा जाना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर आज हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा और आप आगे कार्ल मार्क्स को एक नए नज़रिए से पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर एबिन ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और भारतीय संदर्भ में कार्ल मार्क्स को समझाने की कोशिश की।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।